आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहला हेडिंग रहेगा वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग लगाए आप, वैद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले इसकी भूमिका को समझते हैं हम, ठीक है। देखिए सर्दियों का मौसम चल रहा है, ठंडियों का मौसम चल रहा है। ठंडियों के मौसम में हम स्वेटर पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं, ठीक है। तो जैकेट जब पहनते हम हैं, ठीक, और जैसे ही निकालते हम हैं तो घूम कर आए, जैकेट पहन कर गए घूम कर आए, और जैसे ही हम निकालते हैं रात में सोने के लिए, ठीक है, जैसे ही सोने के लिए निकलेंगे आप तो चट से आवाज आती है और आपको कुछ हल्का हल्का आपको बत्ती सा दिखाई देगा, आपको हल्का हल्का सा महसूस होगा कि कुछ लाइट जल रही है, ठीक है, करंट लग रहा है। ठीक ऐसे ही कह रहा है कि हम सबको विशेषकर शुष्क मौसम में, ठंडियों के मौसम में विशेषकर जब स्वेटर हम लोग पहनते हैं, जो स्वेटर अथवा संश्लिष्ट वस्त्रों को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनने अथवा चिंगारियां देखने का अनुभव होता है। ठीक, जैसे हम कोट पहने हुए हैं, ये सिंपल मैं कोट पहना हुआ हूं, ठीक है, ये कोट पहना हुआ हूं और कोट जैसे ही पहना हुआ हूं आराम से, और इस कोट को अगर हम निकालेंगे बहुत तेजी से, ठीक है, इस कोट को हम बहुत तेजी से निकालेंगे तो ये चट की आवाज आएगी। कपड़े को जैसे ही हम निकालेंगे तो चट चट की आवाज आएगी। ठीक, मतलब आवाज लुत्ती हुई दिखाई देगी, आपको बत्ती दिखाई देगी। वह जो बत्ती दिखाई दे रही है ना, वह क्या है? चार्ज है। जो आपको चिंगारियां देखने का अनुभव होगा, क्या आपने इस परिघटना का स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास कभी किया? आखिर में ऐसा क्यों होता है कि हम जब कपड़ा निकालते हैं तो ऐसी चिंगारियां देखने को मिलती है? विद्युत विसर्जन, यानी विद्युत का विसर्जन होता है, विद्युत का ट्रांसफर हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा कपड़ा हमारे शरीर से रगड़ खाता है और जैसे रगड़ खाता है तो ये चिंगारियां देखने को मिलती हैं। तो उस समय जब रगड़ खाता है तो विद्युत का विसर्जन होता है, विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। विद्युत विसर्जन का एक अन्य सामान्य उदाहरण आकाश में गर्जन के समय तड़ित दिखाई देना है। अभी आप सब लोग देखे होंगे जब आकाश में बहुत तेजी से आकाश, ठीक, में गरजता है बादल और जब चिंगारियां निकलती हैं तो बहुत तेजी से लाइट बाहर दिखता है। वो तो आप देखे ही होंगे क्योंकि बहुत भारी मात्रा में वो दिखाई देता है, और जो कपड़ा निकाल रहे हैं वो छोटी मात्रा में दिखाई देता है, ठीक है। दिन में दिखाई तो देगा नहीं, रात में जब आप कपड़ा निकालेंगे तभी दिखाई देगा। लेकिन चूंकि चिंगारियां जब आकाश में जो दिखाई देती है वो तो सब लोग देखते हैं, क्योंकि वह जो चिंगारियां होती हैं, ठीक है, वो बहुत ही हाई वोल्टेज की होती हैं, तो वह आपको दिखाई देती है। ठीक, इसी तरह कह रहा है विद्युत झटके के संवेदन का अनुभव हमें उस समय भी होता है जब हम किसी कार का दरवाजा खोलते हैं। जब कार का दरवाजा खोलें या हम बस में, ट्रक में या किसी गाड़ी पर हम बैठे हुए हों, उसको पकड़ कर बैठे हुए हों, सिंपल कह रहा है, अथवा जब हम अपनी बस का सीट पर सरकते हैं, पकड़ लेते हैं, जो रॉड रहता है के पश्चात उसमें लगी लोहे की छड़ को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के होने के कारण हमारे शरीर में से होकर उन वैद्युत आवेशों का विसर्जन होता है, ट्रांसफर होता है, विद्युत विसर्जन होता है, विद्युत का ट्रांसफर होता है हमारे शरीर से। इन अनुभवों के कारण हमारे शरीर में से होकर उन वैद्युत आवेशों का विसर्जन होता है जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। सीट पर बैठे हुए हैं, ठीक है, हम इधर उधर सीट पर कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो चूंकि आप रगड़ के कारण वहां पे वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है, ठीक, और हमारे शरीर से होते हुए विद्युत का विसर्जन होता है। कह रहा है जो विद्युत रोधी पृष्ठों पर रगड़ के कारण एकत्र हो जाते हैं। और हम आपने यह भी सुना होगा कि यह वैद्युत आवेश जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और 2, ठीक है, जिसे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र कह रहे हैं, और दूसरा चैप्टर वैद्युत विभव एवं धारिता कह रहे हैं, ये दोनों के अंदर हम लोग
स्थिर आवेश का अध्ययन करेंगे। यानी आवेश यहाँ पे रुका हुआ रहेगा, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। रुके हुए आवेश का अध्ययन करने वाले हैं। इसी बात को कह रहा है कि यह वैद्युत आवेश यानी स्थिर वैद्युत के उत्पन्न होने के कारण है। इसी यानी ऐसे ही ये उत्पन्न हो रहा है। स्थिर वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न हो रहा है? आपसी रगड़ के कारण। जब हम कपड़ा निकाले तो रगड़ हुआ, तो ये स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न हुआ। ठीक है। जब हम सीट पर इधर उधर, ठीक है, बैठे हुए हैं, खसक रहे हैं, ठीक, या पकड़े हुए बस पर बैठे हुए हैं और सीट पर सरक रहे हैं इधर उधर, या बस लोहे में जो छड़ लगी है, बस के अंदर जो रॉड लगा हुआ उसको पकड़े हुए हैं, तो रगड़ के कारण वहां से जो उत्पन्न हो रहा है उसे हम कह रहे हैं स्थिर वैद्युत आवेश। ठीक, कह रहा इस अध्याय तथा अगले अध्याय में, यानी इस अध्याय यानी पहले अध्याय में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा अध्याय में वैद्युत विभव तथा धारिता, इन दोनों के अंदर हम इसी वैद्युत आवेश के बारे में बात करेंगे, स्थिर वैद्युत के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय तथा अगले अध्याय में भी हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। स्थिर से तात्पर्य है वह सब कुछ जो समय के साथ परिवर्तित अथवा गति में नहीं होता है, समय के साथ जो बदले न, समय के साथ जो कांस्टेंट रहे, समय के साथ जो स्थिर रहे, उसे हम कहेंगे स्थित वैद्युत। ठीक है। जो समय के साथ बिल्कुल गतिमान ना हो, समय के साथ परिवर्तन ही ना हो, समय के साथ अपनी जगह को चेंज ही नहीं करे, गतिमान ही ना हो, उसे हम ठीक स्थिर वैद्युत की बात करेंगे। स्थिर वैद्युत की, ठीक है, ये इकाई का नाम है। चैप्टर नंबर, पहली इकाई जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड में जो आता है वह आता है स्थिर वैद्युत की के अंतर्गत आता है। मतलब स्थिर वैद्युत की इकाई नंबर फर्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और इस इकाई में 2 चैप्टर आएंगे, फर्स्ट और सेकंड, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा वैद्युत विभव तथा धारिता के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों के द्वारा उत्पन्न बलों के बारे में पढ़ेंगे, उनके क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके विभवों के बारे में पढ़ेंगे। इन सब विषय के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। बात कंफर्म हो गई है कि पहले चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और दूसरे चैप्टर में। ठीक, इकाई का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत की। इकाई का नाम क्या है? स्थिर वैद्युत की। ठीक है, स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करना। ठीक, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश का अध्ययन करते हैं उसे आप स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है, उसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैद्युत आवेश अपने हेडिंग डाला। एनसीईआरटी ने सबसे पहले इसकी इतिहास के बारे में दोहराया है कि वास्तव में वैद्युत आवेश कैसे कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे कैसे लोग जाने वैद्युत आवेश के बारे में, क्या होता है वैद्युत आवेश, किसे कहते हैं वैद्युत आवेश। तो आपने भूमिका में कुछ समझ लिया होगा कि वैद्युत आवेश है क्या, कैसे उत्पन्न हो गया ये। ठीक है, कपड़े हम निकाले, चटसी आवाज की, कुछ बत्तियां दिखाई दी अंधेरे में, वही है क्या? वैद्युत आवेश। ठीक है, आइए थोड़ा भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। इतिहास कह रहा है इसका कि इतिहास के अनुसार लगभग 600 ईस्वी पूर्व, यानी ईस्वी पूर्व का मतलब ईस्वी शुरू होने से 600 पहले की घटना। ठीक है, इस तथ्य की खोज का श्रेय ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ा गया एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ठीक, एम्बर लीजिए आप, और एम्बर को किससे रगड़िए? ऊन से या रेशमी कपड़े से उसको रगड़िए। एम्बर उठाए और एम्बर को ऊन से या रेशमी कपड़े से रगड़ दिए। जैसे ही आप रगड़ेंगे तो एम्बर के अंदर ऐसा एक गुण आ गया जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचेगा। तो आवेश एक प्रकार का गुण है जो छोटी छोटी वस्तुओं को खींच रहा है। जब तक एम्बर को हमने ऊन से नहीं रगड़ा था या हमने रेशमी वस्त्र से नहीं रगड़ा था, तब तक तो उसके अंदर गुण था ही नहीं कि वह छोटी छोटी वस्तुओं को खींच सके। लेकिन
एम्बर को जैसे ही हम ऊन से रगड़ दिए या एम्बर को जैसे ही हम रेशमी कपड़े से रगड़ दिए या किसी अन्य वस्तु से हमने रगड़ दिया तो उस एम्बर के अंदर ऐसा गुण उत्पन्न हो गया जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक, इसी गुण का नाम होता है आवेश। आइए बात करते हैं इसके बारे में। ग्रीस देश के नाम देखिए, मिलेटस। ठीक है, मिलेटस के निवासी थेल्स। ठीक है, याद रखेंगे आप, थेल्स कहां के रहने वाले थे? ठीक है, ग्रीस देश के कहां के निवासी थे? मिलेटस के। कौन थे? थेल्स साहब। ठीक है, इन्हीं को सबसे पहले जाता है आवेश का श्रेय जो है सबसे पहले किसको जाता है? थेल्स को जाता है, जो ग्रीस देश के रहने वाले थे। ठीक, तो याद रखिए आप, कहां के रहने वाले थे? ग्रीस देश के। ठीक है, जगह का नाम क्या था? मिलेटस के रहने वाले थे। नाम क्या था इनका? थेल्स। इन्होंने सबसे पहले इस बात का के बारे में पूरी व्याख्यान की। कुल मिलाकर इन्हीं को श्रेय मिलता है आवेश का। इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जिसे कहते हैं, इंग्लिश शब्द है ये। ठीक है, शब्द भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से व्युत्पन्न हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी कहां से आया? कैसे आया? तो सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं भाई ग्रीस, जो ग्रीस देश है, इस देश, ठीक है, इसी देश, ठीक है, कि भाषा का जो शब्द है इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, और इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? एम्बर। इसका अर्थ क्या है? एम्बर। याद रखेंगे, अर्थ क्या है? एम्बर। बहुत अच्छे से निचोड़ उसको याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो शब्द है वह भी ग्रीस की भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब है, जिसका अर्थ है क्या? एम्बर। ठीक, सबसे शुरू में हम बताया आपको भूमिका जब पढ़ रहे थे तो, है ना, एम्बर को उठाकर किससे रगड़े? ऊन से। ठीक है, एनसीईआरटी ने कहा एम्बर को रगड़े किससे? ऊन से और रेशमी कपड़े से। ठीक है, जैसे आपने रगड़ा तो उस एम्बर के अंदर एक गुण आ गया जो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। इसी गुण को कहते हैं आवेश। ठीक है, इसी गुण का नाम होता है आवेश। तो आवेश उत्पन्न होने के लिए कम से कम दो होने चाहिए चीजें। किसी वस्तु को किसी वस्तु के साथ रगड़ रहे हैं तब उत्पन्न हो रहा है। तो कह रहा है उस समय पदार्थों के ऐसे बहुत से युगल ज्ञात थे। युगल का मतलब जोड़ा चाहिए, कम से कम जोड़ा चाहिए। बहुत से युगल ज्ञात थे जो परस्पर रगड़े गए। ठीक है, जो परस्पर रगड़े जाने पर भूसे के तिनके, छोटी छोटी पदार्थों की बात क्या हमें आकर्षित कर रहा है? तो छोटा छोटा कौन सा चीज है? तो कह रहा है एनसीईआरटी ने कि भूसे के तिनके, सरकंडे की गोलियां, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आदि को, हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। जब बहुत से जोड़े थे वस्तुओं के, युगल का मतलब जोड़े, आपस में उनको रगड़ा गया तो वह वस्तु जिनको रगड़ा गया उसके अंदर आवेश आ गया। आवेश है क्या? तो एक प्रकार का गुण है। कैसा गुण है? तो वस्तुओं का गुण है। ठीक है, जो वस्तुओं का गुण है, जो क्या करता है, तो जैसे ही उसको दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं तो उस वस्तु के अंदर एक ऐसा गुण आ जाता है जो छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। इसी बात को कह रहा है कि ये भूसे के तिनकों, सरकंडे की गोलियां, कागज के छोटे टुकड़ों आदि हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। यह भी परीक्षित किया गया, नहीं यह भी देखा गया कि यदि ऊन अथवा रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई दो कांच की छड़ों को एक दूसरे के परस्पर निकट लाएं तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं।